एमबीक्यूज की संहिता सीरीज में हमने शुरू किया है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय। और आज हम डिस्कस करेंगे द्वितीय पाद, रसायन अध्याय का द्वितीय पाद। इसका नाम है प्राणकामीय रसायन पाद। हमने पिछले लेक्चर में एक निमोनिक डिस्कस किया था जिसका नाम था आपका। ठीक है, आपका को आगे हमने लिखा था 6, 37, 16 और 4। ठीक है, 6, 37, 16 और 4। तो ए मतलब जो अभ्या आम्ल की रसायन, उसमें हमने टोटल 6 योग पढ़े थे। और पी हो गया दूसरा हमारा प्राण कामीय रसायन पाद, जिसके टोटल 37 योग हम आगे पढ़ेंगे। तो 37 योग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जहां पे भी आपके बुक में खाली स्पेस है वहां पे आप लिखेंगे। यहाँ पर हम रेफरेंस पढ़ेंगे ग्राम्य हार का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप ऐड करेंगे, 3 जो है डिफरेंशियल डायग्नोज है। एक पॉइंट आता है बयस्थापनी पराम, हरितकी को कहते हैं। ठीक है, स्थापनी जो है वो फीमेल वर्ड हो गया, ऐसे इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो हरितकी को कहा गया है बय स्थापनी पराम। और दूसरा शब्द आता है बय स्थापना नाम, वो कहा गया है आमलक को। अब क्योंकि ये मेल है ना, पुलिंग वर्ड की तरह लग रहा है। ठीक है, स्थापन और स्थापनी। और तीसरा जो शब्द आता है वो आता है बय स्थापन, जो है ये स्पेसिफिक वर्ड आया है रसायन के लिए। ठीक है, रसायन जो है वो वय स्थापन करता है। यही हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 1 और 2 में कहा गया है रसायन से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला है प्राण कामा। प्राण कामा मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको अपने प्राणों की कामना हो या फिर दीर्घ प्राणों की कामना हो, उन व्यक्तियों को रसायन के लाभ जो है वो सुनने चाहिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है कि ये अचिंत्य और अद्भुत प्रभाव वाला होता है। अचिंत्य का मतलब जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते, उस लेवल का इसका प्रभाव है। मतलब बहुत ही ट्रमेंडस इफेक्ट होता है रसायन का। अद्भुत, ठीक है, तो अचिंत्यम, अद्भुतम, प्रभावम, आयुष्यकरम, आरोग्यकरम। और दूसरा है आयु के लिए हितकर होता है। ठीक है, आरोग्य देने वाला होता है। और वयसः स्थापनम, ये आप ध्यान में रखेंगे, वय स्थापन करता है। तो ये जो 3 डिफरेंशियल डायग्नोज हैं ये हमने ऊपर लिख लिए ताकि थोड़ी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य और दुर्बलता को दूर करता है। एक न्यूट्रिशियस थेरेपी है रसायन। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर या फिर न्यूट्रिशन बढ़ाने वाली एक थेरेपी है आयुर्वेद में रसायन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, दुर्बलता ये सब दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अनिल, कफ, पित्त, साम्यकरम। ठीक है, वात पित्त कफ जो होते हैं वो सम हो जाते हैं। वात पित्त कफ जो है सम अवस्था में हो जाते हैं। स्थैर्यकरम, अबद्धमासम, शरीर में बिल्कुल स्थिरता उत्पन्न करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, शिलाजीत रसायन हो गया या अश्वगंधा रसायन हो गया। ठीक है, तो शिलाजीत का सेवन कौन करते हैं? जो जिम जाते हैं आजकल वो सब शिलाजीत का सेवन करते हैं ताकि शरीर में जो अबद्ध मांस है, ठीक है, जो हमारा फैट है, उसमें स्थिरता आए, मसल टोन बढ़े। ठीक है, तो अबद्ध मांस को फिर बिल्कुल स्थिर कर देता है। ठीक है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और प्रभा, वर्ण और स्वर को बढ़ा देता है। जो रसायन के गुण हमने पीछे पढ़े थे, प्रभा, वर्ण, स्वरोदार्यम, वही उसी का ये सेम सेम वही पॉइंट है। ठीक है, अंतराग्नि का संदूषण करता है और प्रभा, वर्ण और स्वर को उत्तम करता है। यही रसायन विधान है। अनेन च्यवन आदयो महर्षि, जो महर्षि च्यवन थे जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, उन्होंने, ठीक है, उनके द्वारा जब रसायन का सेवन किया गया तो वो दोबारा से जवान हो गए। ठीक है, और बहुत प्रिय हो गए। तो ये सब के सब जो है वो रसायन के लाभ हैं। तो ये जो पॉइंट है इस श्लोक के डायसेक्शन का, ये रिजल्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वयसः स्थापनम इसको कहते हैं, और अबद्ध मास को ये स्थिर करता है या अंतर अग्नि को संदूषण करता है। ऐसे असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन AIA-PGT और जो भी हमारे स्टेट PSC एग्जाम में वहां पे ये पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्य हार। ठीक है, तो ग्राम्य हार के लिखा है, सबसे पहला पॉइंट आपने अंडर द बॉक्स करना है, सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य हारा। ठीक है, सभी शारीरिक दोष, ठीक है, ग्राम्य आहार करने से होते हैं। सभी शारीरिक दोष या शारीरिक रोग ग्राम्य आहार करने से होते हैं। ग्राम्य आहार का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली हम अब नॉर्मल डाइट रूटीन फॉलो करते हैं उसको हम ग्राम्य आहार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमल रस, लवण रस, कटु रस,
ठीक है, क्षार हो गया, शुष्क शाक हो गया, तिल कल्क हो गया, ठीक है, ये सब जो है, या फिर अंकुरित धान्य हो गया, विरूढ़ धान्य आपने अंडरलाइन करना है, इसको समझना है कि अंकुरित धान्य का ज्यादा सेवन करना क्षोभ उत्पन्न करने वाला होता है। नूतन धान्य है, शमी धान्य है, विरुद्ध आहार है, असात्म्य भोजन है, क्षार प्रधान भोजन है, अभिसंधि भोजन है, ये सब। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो विषम अध्ययन करना, या फिर रोज दिन में सोना, नित्य मैथुन करना, नित्य मदिरा का सेवन करना, इन सब से शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। तथा जो व्यक्ति भय क्रोध, मेंटली साइकोलॉजिकली भय क्रोध लोभ और मोह से पीड़ित रहते हैं या बहुत आयास करते हैं, उन सब के शरीर में वात आदि दोष जो है वो प्रकोपित होते हैं। तो सबके शरीर में ये जो ग्राम्य आहार है, इसका सेवन करने से सर्वे दोषा, ठीक है, सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार। तो इससे होता क्या है, इससे फिर नुकसान क्या होता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अतो अनियमितम ही शिथिली भवंती मासानी, बिना किसी कारण के, ठीक है, जब भी हम अपनी एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, जब हम अनहेल्दी बर्गर पिज्जा ये सब खाते जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बॉडी में जो है फैट रेशो अनइवन हो जाएगा। तो इसी कारण अनिमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी, मांस जो है वो शिथिल हो जाता है। विमुच्यन्ते संध्य, संधियां भी जो है, क्योंकि मांस जब शरीर में फैट बढ़ने लग जाता है, तो हमारी संधियां जो होती हैं उस फैट के वेट को बेयर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। जब वेट बेयर नहीं होता है तो संधियां विमुच्य हो जाती हैं, अपने स्थान से हिल जाती हैं। विदह्यते रक्तम, जब भी हम अब नॉर्मल डाइट लेते हैं, जैसे विरुद्ध आहार ले रहे हैं या विरूढ़ अन्न ले रहे हैं, तो शरीर में आम की उत्पत्ति हो जाती है ना। जब भी हम ये बहुत हैवी डाइट लेते हैं या विरुद्ध आहार लेते हैं, तो शरीर में आम की उत्पत्ति हो जाती है। इस आम को पचाने के लिए फिर शरीर में पित्त जो है वो नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाता है, इसीलिए वो रक्त का फिर विदाह करता है। विषंदन होता है कफ के कारण। न च अल्पम मेद, मेद की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। न संधीयते अस्थिषु मज्जा, शुक्रम न प्रवर्तते, क्षयम उपेति ओज, ठीक है, शुक्र की भी कमी हो जाती है, सारी अस्थि और मज्जा धातुएं कमजोर हो जाती हैं, अल्टीमेटली फैट जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। शुक्र का परिवर्तन नहीं होता है, शुक्र क्योंकि सभी धातुओं का सार है, सभी धातुओं का स्नेह है, तो वो नहीं बन पाता क्योंकि सारी धातुएं प्योर नहीं है। और ओज का क्षय होता है। इसी से फिर क्या फील होता है, ग्लायति, सिद्ध्यति, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, निरुत्साह, श्वास रोग, ठीक है, और बिल्कुल भी कोई भी काम करने का मन नहीं करता। हमारी बॉडी जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो जाती है, उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति, बुद्धि और कांति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आपको ग्राम्य आहार का सेवन क्यों बताया गया, या फिर ग्राम्य आहार के सेवन से क्या नुकसान होता है, ये इसीलिए बताया गया है कि ऐसे लोगों को फिर रसायन सेवन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को फिर रसायन जो है उसके लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्मुलेशन पे, जिसका नाम है आम्लक घृत। तो सबसे पहले समझते हैं आम्लक घृत में यूज क्या होता है। सबसे पहले उत्तम भूमि में और नियत समय पर उत्पन्न जो आंवला है, जिसकी गंध रूप और रस विकृत नहीं हुआ है, और सारा उसका वीर्य और रस और प्रमाण जितना होता है उतना ही है, आम्लक लेना है, और उसके 1/4 हमने पुनर्नवा लेना है, पुनर्नवा कल्क। तो आपने सबसे पहले अंडरलाइन करना है, आम्लक को अंडरलाइन करना है। आम्लक घृत है तो उसमें आम्लक तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें पुनर्नवा ऐड करना है, पुनर्नवा कल्क, ठीक है। 1/4 मतलब पाद संप्रयुक्तेन सर्पिशः साधयेत आड़कम, यानी उसमें पुनर्नवा कल्क में फिर एक आढ़क गौघृत डालना है, ठीक है। फिर उसमें और बड़े सारे ड्रग हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और हमें एक एक विधि से 100 या 1000 बार घृत का पाक करना है, यानी शत पाक और सहस्त्र पाक घृत हमने बनाना है, ठीक है। और उसमें फिर प्रक्षेप द्रव्य हो गए चीनी और मधु, वो 1/4 है, और स्वर्ण पात्र में मिलाना है, या फिर चांदी के पात्र में, या फिर घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी के पात्र में रखना है। तो ये जो पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं कि एक आम्लक यूज किया, 1/4 हमने इसमें पुनर्नवा यूज किया, ठीक है। पुनः पुनः नवी करोति पुनर्नवा, यानी बार बार जो शरीर को नवीन कर दे उसको पुनर्नवा बोलते हैं। तो आम्लक आम्लक जो घृत है
वो यूज क्या हो रहा है एज ए रसायन, इसीलिए उसमें पुनर्नवा ऐड की जा रही है। कितनी? 1/4, एक आढ़क इसमें घृत यूज किया जा रहा है। इसके अलावा इसका घृत का शतपाक या फिर सहस्त्र पाक किया जा रहा है। इसमें शर्करा और शौद्र जो है वो चतुर्भाग संप्रयुक्तम। डीप जो क्वेश्चन है कि शौद्र और शर्करा कितना यूज किया जा रहा है, वो यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सौवर्णे राजते मार्तिके वा शुचो घृते घृत दृढ़े घृत भाविते कुंभे स्थापित। ठीक है, तो घड़े में इसको डालना है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आपने अंडरलाइन करना है। क्या है? यथा अग्नि प्रातः प्रातः प्रयोजित। अब घी है, अकॉर्डिंग टू अग्नि आपने सुबह सुबह ये घृत पीना है। जीर्णे च क्षीर सर्पिभ्याम शाली षष्टिकम अश्नियात। ये अभी लेटेस्ट जो एआईपीजीटी एग्जाम हुए हैं उनमें आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे मार्क करेंगे PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये बड़ी बार पूछा गया है कि आम्लक घृत जो है उसका सेवन करने के पश्चात क्या अनुपान लेना चाहिए। अनुपान का मतलब वैसे तो साथ में होता है, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब हुआ कि उसके बाद क्या, आपने घृत ले लिया फिर उसके बाद क्या करना है। उसके बाद क्या जब घृत पच जाएगा तब घृत मिश्रित दूध के साथ शाली चावल या षष्ठी चावल का जो भात है उसको उसका सेवन करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस रसायन का लगातार 3 वर्ष तक सेवन करने से वृद्धावस्था से रहित पुरुष 100 वर्ष तक जीता है और श्रुतधारी हो जाता है। यानी जो सुनता है, जो पढ़ता है, वही उसके दिमाग में रहता है। यदि उसे कोई रोग हो भी जाए, ठीक है, उसे कोई रोग हो तो शीघ्र ही शांत होता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है उसको कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, और वो निर्बाध स्त्री संभोग करता है और संतान वाला हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो फल श्रुतियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अस्य प्रयोगात वर्ष शतम, ठीक है, वयो अजरम तिष्ठति श्रुतम अवतिष्ठते सर्व आम्या प्रशाम्यति अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवति। सो दीज ऑल जो भी फल श्रुतियां हैं वो आम्लक घृत के लिए दी गई हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकंड फॉर्मुलेशन आती है वो है अगेन आम्लक घृत। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन नहीं, अभी इस श्लोक में श्लोक नंबर 5 और 6 में भी आम्लक घृत के क्या लाभ होते हैं। बोला बृहत शरीरम गिरिसारम स्थिर इंद्रियम च अति बलेंद्रियम। शरीर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। गिरिसार इंपॉर्टेंट टर्म है, गिरी मतलब पहाड़। ठीक है, विशाल शरीर जो है वो पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है। और इंद्रियां जो होती हैं स्थिर इंद्रिय च अति बलेंद्रियम, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और बहुत बलवान हो जाती हैं। ठीक है, वह पुरुष किसी अन्य पुरुष से पराजित नहीं हो सकता। अदृश्यम अन्यतेर अति कांत रूपम प्रशस्ति पूजा सुख चित भाकच। ठीक है, उसके शरीर में कांति बहुत ज्यादा हो जाती है, वो प्रशंसा और पूजा और सुख और स्वास्थ्य का भागी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत बलवान हो जाता है, उसका शरीर बहुत सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, स्वर बहुत अच्छा हो जाता है, गर्जने जैसा हो जाता है और उसके अधिक और स्थिर संतानें होती हैं। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक नंबर 6, लेकिन 5 जो है वो अपने गिरिसार वाला जो शब्द है ये ध्यान रखना है। और अदृश्यम अन्येर अतिकांत रूपम, कि वो किसी से नहीं हारता है, ये भी आम्लक घृत की फलश्रुति है। सेकंड जो हमारे पास आती है दैट इज फॉर्मुलेशन जिसका नाम है आम्लक अवलेह। अब यह है आम्लक अवलेह। ठीक है, घृत में आंवला था और घी था और 1/4 उसमें पुनर्नवा था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आम्लक अवलेह में क्या हुआ, पूर्ण रसवीर्य वाले जो है वो 1000, ठीक है, 1000 आमले और 1000 पिपली, ये ध्यान रखना है। इसमें रेशो है, ठीक है, 1:1 का है। ठीक है, तो आम्लक सहस्त्रम पिपली सहस्त्रम संप्रयुक्तम। ठीक है, अवलेह में, आम्लक अवलेह में पिपली भी है और आम्लक भी है। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को तरुण प्लाश क्षार के जल में डालना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप PYQ करके लिखेंगे। ठीक है, जो जो हम रेड उससे अंडरलाइन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे पिछले में हमने क्या पढ़ा कि स्वर्ण या फिर रजत या फिर मिट्टी के पात्र में रखेंगे। ठीक है, उसमें पुनर्नवा कल की यूज करना है। इसमें क्या बोला है, तरुण प्लाश क्षार का उदक, यानी प्लाश क्षार लेना है। ठीक है, और उसको मिक्स करना है, प्लाश क्षार का उदक यूज करना है।
ठीक है। उसके बाद इस घृत को बनाना है, कैसे बनाना है इसकी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो लास्ट लाइन आती है वो है 6 महीने बाद हमने इसको 6 महीने भूमि में डाल देना है। ठीक है, जो भी हमने घी बना दिया उसको एक घृत भावित मिट्टी के पात्र में रख के फिर उसको धरती के नीचे गाड़ दिया। ठीक है, इतना हमने ध्यान में रखना है। और फिर 6 महीने बाद जो है हमने इसको बाहर निकालना है और फिर उसका सेवन करना है। अगेन, तस्य उत्तर कालम अग्नि बलम समाम मातरम खादिएत। जैसी हमारी अग्नि का बल है उस हिसाब से हमने इसका सेवन करना है। कब करना है? पौर्वाहिणिकम, है ना, पूर्वाहन में। ठीक है, सुबह सुबह। सायकाल में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पहले तो अपने ये ध्यान में रखना है। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि इसमें पिपली है ना। ये जो भी हम इसके तरीका याद बना रहे हैं याद करने का, वो कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूव नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखना है हमने। क्योंकि इसमें पिपली है और अगर रात को आप पिपली लोगे तो वो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। बस इस तरीके से हम इसको याद रखना है। इसलिए सायकाल में इसका सेवन नहीं करना है। अवलेह के पच जाने पर सायकाल में रोगी के सातम्य का ध्यान रखते हुए उसको आहार कराना है। ठीक है, तो प्रवाहण के प्रयोगे न अपराहणिक, ऐसा भी स्टेटमेंट उठ के आ जाता है बड़ी बार कि आपको यही स्टेटमेंट दिया जाएगा कि पूर्वाहन में जिसका प्रयोग करना है अपराहन में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये आम्लक अवलेह की बात हो रही है। अब देखो, आम्लक अवलेह अगर बनाया गया है तो जरूरी नहीं है कि उसमें केवल आम्लक हो। ठीक है, उसमें कोई और उसका दोस्त भी हो सकता है ना। तो पिपली इसकी यहां पे दोस्त है जिसका प्रयोग इसमें किया गया है, इसीलिए इसको अवलेह माना गया है। लेकिन पिपली होने के कारण इसको हम शाम को नहीं दे सकते। बस ये हमने ध्यान में रखना है। अब आगे, इस रसायन के सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगेन सेम ही बात है, अस्य प्रयोगम वर्ष शतम अजरम वयम तिष्ठति इति समान पूर्वेण, जैसे पहले पढ़ा वैसा ही है। अब क्वेश्चन आता है कि यहां से क्वेश्चन बन कैसे सकता है। सबसे पहले तो इसको हमने इस तरीके से याद रखना है कि ये अवलेह है, घृत नहीं है, तो इसमें आम्लक और घृत ही नहीं होगा, और भी ड्रग होंगे। और इसमें स्पेसिफिकली है पिपली, और पिपली के साथ इसमें क्षार है। और क्षार और पिपली दोनों ही तीक्ष्ण होते हैं, इसीलिए इसको हम शाम को नहीं खाएंगे, सुबह ही खाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। पिपली, एक तो यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा क्षार यूज किया जाता है, या इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई पलाश जो तरुण क्षार है जो तो उसका प्रयोग कौन से अवलेह में किया जाता है या कौन से रसायन में किया जाता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसका शाम को प्रयोग नहीं करना है। तो कारण के साथ हमने याद रख लिया। चौथा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है इसका रेशो। ठीक है, पिपली और आम्लकी का रेशो। फिर आते हैं हम थर्ड, हमारे पास फॉर्मुलेशन आती है आम्लक चूर्ण। इसमें क्या है? 1 आढ़क उत्तम आंवले का चूर्ण लेना है और 1000 उत्तम आंवले का सोरस लेना है। देखो, आम्लक चूर्ण जब भी बनाया जाएगा बेस्ट ही बनाया जाएगा आयुर्वेद में, है ना। तो इसको करना कैसे, बनाया कैसे है? हमने आम्लक लिया कितना? 1 आढ़क। इसमें हमने 1 आढ़क ध्यान रखना है। 1 आढ़क आम्लक लिया। 1 आढ़क आम्लक चूर्ण अगर आपने बनाया, आपके पास दो ऑप्शन है बनाने की। आप एक कंटेनर में 1 आढ़क आम्लक चूर्ण लो और उसको सीधा पाउडर बना दो, तो वो हो गया आम्लक चूर्ण। दूसरा ये है कि अगर आपको उसकी पोटेंसी बढ़ानी है तो आप उसको आम्लकी सोरस की भावना दे दो। जब आपने आम्लकी सोरस की भावना दे दी तो उस आम्लकी चूर्ण की पोटेंसी बेस्ट होगी। अब वो जो आम्लक चूर्ण हो गया उसकी बेस्ट पोटेंशियल होगा, उसका वीर्य सबसे अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए आम्लक चूर्ण आड़क लेना है और उतना ही हमने आम्लक सोरस लेना है। और बोला एक विंशति रात्रम, एक विंशति यानी 21 दिन तक उसको भावना देनी है। यानी आम्लक चूर्ण लिया, उसको आम्लक सोरस की 21 दिन की भावना देनी है। ठीक है, तो 21 दिन आपको याद रखना है। जब भी भावना दी जाती है तो 21 दिन की भावना आयुर्वेद में बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद इस चूर्ण को छाया में हमने सुखा देना है और उसके बाद इसमें गौघृत ऐड करना है, पिपली ऐड करनी है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको फिर से अगेन पात्र में रख के प्रावृत ऋतु में, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रावृत ऋतु में राख में यानी रेत में या धूल में नीचे गाड़ देना है। और वर्षा ऋतु में, है ना, पुनः वर्षा ऋतु के अंत में यानी शरद ऋतु में इसको निकालकर इसका प्रयोग करना है। तो हमने क्या ध्यान रखना है? देखो, प्रावृषि भस्म राशो निदध्यात, प्रावृत ऋतु में इसको डाला है भस्म राशि में। और वर्षा अंते सातम्य पथ्याशी प्रयोजित,
और इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? शरद ऋतु में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पहला तो अगेन फिर से कंसेप्ट पे आएंगे। आम्लकी जो है वो पित्त शामक होता है, ठीक है। तो पित्त शामक है तो इसका प्रयोग तो किया जाना चाहिए जिस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। वर्षा अंत्य पर्याय है शरद ऋतु का, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, ये हमें पता है। वर्षा अंत्य का मतलब हुआ ऐसी ऋतु जो वर्षा के अंत में आती है, मतलब शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए इसमें आम्लकी चूर्ण दिया जा रहा है। और इसको डालते कब है? प्रावृट ऋतु में, है ना। यानी कि इसको बनाना प्रारंभ कब करते हैं? प्रारंभ प्रावृट ऋतु में, ठीक है। प्रा से याद रखेंगे, प्रारंभ करते हैं प्रावृट ऋतु में। तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। बाकी बस वही चीजें हैं कि इसका प्रयोग जो है अग्निबल के अकॉर्डिंग करना है, और इसका सेवन करके मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो एक चीज अब साइकोलॉजिकली हमें ये पता लग गया कि बहुत सारे रसायन में 100 वर्ष तक जीवित रहता है, ये टर्म दी गई है। तो वहां से क्वेश्चन अब नहीं बन सकता, ठीक है, मतलब बहुत कम संभावना है। अब हम आते हैं नीचे, नेक्स्ट हमारी फॉर्मुलेशन है बिडंग अवलेय। देखो, बिडंग का नाम होता है एम्ब्लिया राइब्स। आप द्रव गुण का भी पॉइंट यहीं पे ऐड कर लेंगे, इसका बोटानिकल नेम है एम्ब्लिया राइब्स, और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, कृमिघ्न होता है। पहले ये हमें पता चल गया। तो इस पे क्या करना है? बिडंग अवलेय में क्या है? बिडंग लेना है, बिडंग चूर्ण लेना है 1 आड़क, उसमें पिपली चूर्ण डालना है 1 आड़क, बस इतना। अगेन बिडंग भी और पिपली भी, आम्लक अवलेय में भी आम्लक के साथ पिपली, और विडंग अवलेय में भी आम्लक के साथ पिपली। पिपली का प्रयोग मैक्सिमम टाइम अवलेय में किया ही जाता है, इस तरीके से हमने याद रखना है। तो अगेन इसको बनाया, बाकी क्या चीजें डाल रहे हैं, कितना तिल तेल कितना मधु, ये हमने याद नहीं रखना है। घृत भावित मिट्टी में के पात्र में इसको बंद कर दिया, और अगेन इसको भी हमने प्रावृत ऋतु में गाड़ दिया और शरद ऋतु में निकाल दिया, बिडंग को भी, ठीक है। तो बिडंग और आम्लक दोनों ही शरद ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, बस इतना हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आम्लक अवलेय, सेकंड आम्लक अवलेय। पहला आम्लक अवलेय हम पढ़ बैठे हैं, ठीक है, दिस इज सेकंड आम्लक अवलेय। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? बोला उत्तम गुण युक्त आम्ला कितना लेना है? 1000 लेना है, ठीक है। और इसमें सहस्त्रम आर्द्र पलाश द्रोणी, ठीक है, गीले पलाश की जो एक लकड़ी है उससे एक द्रोणी नौका बनानी है, ठीक है। एक द्रोणी बनानी है यानी नौका बनानी है, जिसके ऊपर ऐसा ढक्कन हो कि उसका मुंह जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, जिससे कोई भी भाप बाहर ना आ सके। और उस द्रोणी में ताजे आमलक को रख के ढक्कन बंद कर देना है, और उसे फिर उपलों में आग में चढ़ा देना है, जिससे आमलकी जो है वो उबलने लग जाए, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आमलक जो है वो भली भांति उबल गए हैं या स्विन हो गए हैं, तब उसे आग से उस द्रोणी को उतार लेना है, और जब वो द्रोणी ठंडी हो जाए तो उस आमलक को बाहर निकालना है, गुठली अलग कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसका पूरा पेस्ट बना के हमने एक घृत भावित मिट्टी के पात्र में रख देना है। तो ये थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। इसको अलग तरीके से हमने बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो आम्लक अवलेय है, ठीक है, इसमें पलाश पहले जो था हमारा, जो पहला आम्लक अवलेय था, उसमें 1000 आम्लक और 1000 पिपली यूज की गई थी, उसमें पलाश क्षार का उदक यूज किया गया था। और जो दूसरा हमारा आम्लक अवलेय है उसमें भी पलाश का ही यूज किया जा रहा है, लेकिन उसमें पलाश की द्रोणी बनाई जा रही है, ठीक है। और फिर उसे 21 दिन तक हमने घड़े में रखना है। उसके पश्चात बाकी सारी सेम चीजें हैं कि अग्निबल अनुसार इसका सेवन करना है, और इससे आयु 100 वर्ष तक हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मुलेशन है दैट इज नागबला रसायन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना हमने नागबला कल्प से, जिसका प्रयोग शतशीर्ण चिकित्सा अध्याय में किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोज विद नागबला कल्प, जिसका रोग अधिकार जो है वो शतशीर्ण चिकित्सा है। तो नागबला रसायन में क्या है? जांगल देश पर जहां पर कुशा उत्पन्न होती है, हमने वहां जहां पर काली मिट्टी, मधुर मिट्टी या पीली मिट्टी होती है, इसमें हमने बस एक चीज ध्यान रखनी है, धनवनी यानी जांगल देश, धन्व प्रदेश यानी जांगल प्रदेश, ऐसे स्थान में उत्पन्न हुआ नागबला लेना है जो विकार रहित है, ठीक है, और बिल्कुल अकेला पौधा हुआ हो, जो बालक ना हो यानी छोटे, अभी बिल्कुल छोटा ना हो लेकिन बहुत पुराना भी ना हो, ठीक है, जो बहुत अच्छा हो, ठीक है। उसको हमने अच्छे मुहूर्त में उखाड़ना है, फिर उस मूल को अच्छी प्रकार से
धोकर उसे पीस कर 1 आम्र, ये ध्यान रखेंगे कितनी इसकी डोज ली है, ठीक है, 1 आम्र। अब देखो 2-3 चीजें हमने ध्यान में रखनी। नागबला को कब बाहर निकाल रहे हैं? नागबला का जो संग्रहण काल कितना है? तप तपस्य वा मासे शुचि पर्यतः, ठीक है, तप तपस्य, ये ध्यान रखना है। नागबला में तप तपस्य वर्ड याद रखेंगे। देखो तप तपस्य का मतलब होता है बिल्कुल जो हमारी शिशिर ऋतु होती है, मतलब माघ फागुन, ठीक है। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार है ये नाम तप तपस्य जो पर्याय हैं, ये हम सुश्रुत संहिता में डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहां पर सिर्फ इतना सा लिखोगे कि तप तपस्य यानी शिशिर ऋतु यानी माघ और फागुन, इसको वैसे ध्यान रखेंगे। देखो तप तपस्य का मतलब ज्यादा ताप होना होता है, याद रखेंगे, लेकिन इसका जस्ट विपरीत होता है शिशिर ऋतु, ठीक है, शिशिर ऋतु। तो फिर एक पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे जहां पे नीचे खाली स्पेस है, आमलक प्लस नागबला, दोनों चीजें आमलक प्लस नागबला, ठीक है, दोनों ही तप तपस्य ऋतु में या फिर तप तपस्य मास में इनका संग्रहण किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? आप यहां पे एक निमोनिक लिखेंगे कि आमलक तप कर बलवान हो जाता है। आमलक तप कर बलवान हो जाता है, ठीक है। तो आमलक तप तपस्या में बलवान मतलब नागबला, तो ये दोनों चीजें हमें याद होगी इस तरीके से। तो कितनी ली हमने नागबला? 1 आम्र प्रमाण की यानी 1 पल की, ठीक है, या फिर 1 कर्ष, 2 मात्रा दी है इसमें, 1 पल या फिर 1 कर्ष या फिर अक्ष। यहां पे लिखा है तो पिंड आम्र मात्रम या अक्ष मात्रम वा, ठीक है, 2 डोज दी है। और इसका प्रयोग सुबह दूध में घोलकर प्रातः काल 1 बार करें, मॉर्निंग में 1 बार, या फिर नागवला मूल के छिलके का चूर्ण बनाकर दूध में घोलकर प्रातः काल दें, या फिर मधु या घी के साथ मिलकर इसको दें। जब इसका पाचन हो जाए तो अगेन घृत मिश्रित शाली चावल और षष्ठी चावल का भात दे। इसका प्रयोग 1 वर्ष तक करें और इसका प्रयोग करने से एज जो है वो 100 वर्ष तक हो जाती है। बाकी जो सेम हमारे जो पिछले रसायन है उनकी तरह ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रसायन है, नेक्स्ट जो योग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।